अब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देने का श्रेय किसको जाता है? हेनरी फेयोल को दिया जाता है। इन्होंने टोटल कितने प्रिंसिपल्स बनाए थे बेटा? तो टोटल इन्होंने बनाए थे 14 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल की स्पेलिंग याद रखना बेटा, PLE वाले है, PAL नहीं है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल का अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो क्या होगा, आप लिख सकते हो सिद्धांत। सिद्धांत मतलब होता है रूल्स, जिन रूल्स पे कोई भी थ्योरी, कोई भी स्टडी जो बेस्ड होती है उसे हम लोग प्रिंसिपल्स कहते हैं। टोटल 14 प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि अगर ये प्रिंसिपल फॉलो हुए तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो, और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि अगर इन प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो किया तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज हम लोग कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रिंसिपल से, और पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम होता है किसी एक इंसान के ऊपर वो बर्डन ना दिया जाए। आप जो भी काम है उसे अलग अलग टुकड़ों में बांट दो और फिर ढूंढो कि कौन सा इंसान इस काम के लिए परफेक्ट होगा और उस बंदे को वही काम करने के लिए बोलो। एक इंसान से ज्यादा काम मत दो, अगर ज्यादा काम वो करेगा तो किसी में भी स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा, और अगर वो स्पेशलाइज नहीं हो पाएगा तो वो अपना वर्क एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा, तो वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉस मेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क, सारा का सारा काम डिवाइड हो जाना चाहिए स्मॉल टास्क या स्मॉल यूनिट्स में, छोटे छोटे टास्क के अंदर, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, कि तुम सारा काम एक ही बंदे को दे रहे हो, ये काम नहीं करना है। वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइंड टू वन पर्सन अकॉर्डिंग टू दी। और काम कैसे देंगे? अगर कोई बंदा इंजीनियर का काम है भाई, तो वो इंजीनियर को ही दो। आपको देखना पड़ेगा कि उस बंदे की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना उसका एक्सपीरियंस है। आप किसी फ्रेशर को कोई एक्सपीरियंस वाला काम नहीं दे सकते हो, या किसी एक्सपीरियंस को कोई छोटा मोटा चुच्चा मुच्चा काम नहीं दे सकते हो, तो फिर गलत हो जाएगा उस केस में, ठीक है ना। When a person is performing a part of job again and again, और जब एक छोटा सा काम उस बंदे को हम लोग देंगे और वो बार बार एक ही काम को करेगा, तो वो क्या बन जाएगा, उस काम में बन जाएगा परफेक्ट, और उसी को हम कहेंगे स्पेशलाइज्ड इन डूइंग दैट। और इससे पूरी की पूरी कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है तो कंपनी पहले से बेटर तरीके से वर्क करती है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग एनीथिंग होती है वो कम से कम हो जाती है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है। ये मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार आप लोग फटाफट से इसको रीड कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के। तो आपको दो करने हैं, दो ही पॉजिटिव्स पढ़ने हैं, दो नेगेटिव करने हैं कि अगर इनको नहीं फॉलो किया तो फिर क्या होगा। तो देखो पहला क्या है, पहला देखो वही स्पेशलाइजेशन, कि जब वर्क डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन तो वो बंदा उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। दूसरा क्या है, इंप्रूव्स एफिशिएंसी। यही सेम चीज हम लोग पढ़ चुके हैं जब हमने डिवीजन ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें कवर हो गया था हमारा। अब आती है बात कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन। वायलेशन का मतलब होता है ये प्रिंसिपल हमने नहीं फॉलो किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे, यानी कि ना फॉलो करने के क्या नुकसान होंगे। तो पहला है, देखो इसको याद करने का एक तरीका आपको बताता हूं। अगर आपको पॉजिटिव्स याद है, यानी कि उसको फॉलो करने के जो फायदे हैं वो याद है, तो उसका उल्टा कर देना, फॉलो ना करने के नुकसान हो जाएंगे। जैसे स्पेशलाइजेशन का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। और दूसरा क्या था, इंप्रूव्स एफिशिएंसी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लैक ऑफ एफिशिएंसी। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो, रट्टा मारने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब जो हमारा अगला प्रिंसिपल है वो कहता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो देखो पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होता है किसी भी काम करने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए। कोई भी अगर काम करना है, उस चीज की अगर आपके पास पावर होगी, उस काम को करने के लिए ऑथराइजेशन होगी, तभी वो काम आप कर पाओगे। चलो ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर काम या फिर टास्क को कंप्लीट करने की ऑब्लिगेशन, यानी कि जिम्मेदारी, वो हो जाती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सी बात है, आप एक चीज ध्यान से समझो। आपके टीचर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर जाते हैं स्कूल में, वो आपके टीचर को अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई आप मारो पीटो जो करना है करो, बट इस बच्चे के अच्छे मार्क्स आ जाने चाहिए। ये हो गई जो टीचर को मिली अथॉरिटी। दूसरी होती है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने साथ में ये बात बोल दिया कि अगर मारना है मार लो, बट बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर कि आपको इसे अच्छे मार्क्स दिलवाने पड़ेंगे। ये हो गई उस टीचर की ऑब्लिगेशन। अब फेयल को क्या कहना है अपने इस प्रिंसिपल में, वो कहते हैं कि भाई एक बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। एक भी चीज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि अथॉरिटी ज्यादा दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दी। ये नहीं होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, अथॉरिटी कम दे दी। दोनों केसेस में नुकसान हो जाएगा।
अगर आप दोनों का बैलेंस क्रिएट कर सकते हो तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली रन करेगी। तो अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, बिल्कुल सही है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम। जो काम आपको दिया गया है उसे सिर्फ कंप्लीट नहीं करना, उसे टाइम पे कंप्लीट करना है आपको। देन ये प्रिंसिपल क्या कहता है? एक बैलेंस होना चाहिए या फिर पैरिटी होनी चाहिए किसके बीच में? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। कोई भी एक चीज अगर ज्यादा हुई, मान लेते हैं आपके टीचर को एक्सेस अथॉरिटी मिल गई मारने पीटने की या फिर आप पे अत्याचार करने की, तो भाई वो उस चीज का गलत फायदा भी उठाएगा, वो अपने पर्सनल फेवर से पूरा करेगा। बट अगर टीचर को एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, उस हिसाब से अथॉरिटी नहीं मिली, तो भाई वो काम कैसे करेगा? आप तो ठहरे भाई बदमाश बच्चे, आप पे अगर अथॉरिटी नहीं दिखाएंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर सकते हैं। तो एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, एंड अगर एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई विदाउट मैचिंग अथॉरिटी विल नॉट अलाउ द वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम। और वर्कर वर्ड इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल जो दे रहा हूं मैं आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, बट आपको ये चीज भूलनी नहीं है कि जो हम ये पढ़ रहे हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इनके ही पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लेते हैं। क्या पॉजिटिव इफेक्ट है अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे? सबसे पहला कि भैया जो बंदा है वो मिसयूज नहीं कर सकता अथॉरिटी का, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि बैलेंस बनाना है। दूसरा, ये हेल्प करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। क्यों? क्योंकि आपको अथॉरिटी मिली हुई है। अगर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएंगे अगर इसको वायलेट किया, तो देखो ऑन टाइम का उल्टा क्या हो जाएगा कि डिले इन वर्क। अगर आपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो भाई वर्क में डिले हो सकता है। दूसरा, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों चीजें याद हो जाएंगी। तीसरा क्या हो जाएगा? ओवरबर्डन विद वर्क विद एक्सेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीचर या वर्कर जो है वो ओवरबर्डन फील करेगा, क्योंकि भाई जितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उस हिसाब से अथॉरिटी नहीं मिली है, तो वो काम ढंग से कर नहीं पाएगा। अगला आइए, अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? देखो डिसिप्लिन का मतलब आपके स्कूल में जो होता होगा वो यही है कि हाथ पीछे करके चलो, जब टीचर सामने पढ़ा रहा हो तो आपको बोलना नहीं है। एक्चुअली यही है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन का यही मतलब है। बट डिसिप्लिन का इन जनरल में मतलब आपको बता देता हूं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी चीजें आप करते हो, उसके कुछ नियम कायदे होंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। अगर आप तमीज से उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन हो। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो यू आर नॉट डिसिप्लिन। तो देखना पड़ेगा कि कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है कि ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन नहीं है। आपको कुछ चीजें देखनी होंगी, कुछ वो जो उसके उस कंपनी के जो भी चार्टर है, मेमोरेंडम है, उसमें क्या बातें लिखी गई हैं वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि इफ यू आर डिसिप्लिन्ड और नॉट। तो डिसिप्लिन क्या है? फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। डूज एंड डोंट्स को हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। रूल्स रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मतलब जब आप उस कंपनी को ज्वाइन कर रहे थे काम करने के लिए, तब उस टाइम पे आपके बीच में, कंपनी और आपके बीच में कुछ डिसाइड हुआ था कि ये काम आपको करने हैं, ये काम आपको नहीं करने हैं। और अगर आप वो चीज फॉलो कर रहे हो, आप डिसिप्लिन में काम कर रहे हो। दूसरा, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। भाई एकदम साफ सुथरी बातचीत होनी चाहिए जो सबऑर्डिनेट है और उसके सुपीरियर के बीच में कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। तीसरा, मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स। जो भी कमिटमेंट आप कर रहे हो, चाहे किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, आप वो कमिटमेंट पूरा कर रहे हो। और लास्ट क्या है? अगर आप वो कमिटमेंट पूरे नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लग रही है। और पेनल्टी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपकी सैलरी कट हो सकती है, आपको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, इट कुड बी एनीथिंग। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहे हो, अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे हो, तो जुडिशियस एप्लीकेशन। जुडिशियस एप्लीकेशन मतलब होता है जो भी दंड बनता है कंपनी के रूल बुक के हिसाब से, वो दंड आपको मिल रहा है, नो मैटर व्हाट आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। फेयल इंसिस्ट करते हैं दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबऑर्डिनेट लेवल। सिर्फ सबऑर्डिनेट, छोटे लोगों के लिए नहीं, बड़े लोगों के लिए भी है। The disciplinary rules shall not be applicable only on subordinates, but discipline requires good superiors at every level, clear and fair agreement between superior and subordinates, and judicious application of penalties. अगर आप देखोगे लास्ट की जो 3 लाइंस हैं वो हमारे इन्हीं पॉइंट से बनी हुई है। आप इनको याद करेंगे, एग्जाम में लिख के आइएगा। हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है भाई? सबसे पहला, जो वर्किंग है सिस्टमैटिक हो जाएगी। हर कोई अगर डिसिप्लिन में काम करेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम सिस्टमैटिकली चलेगी, कोई भी चीज दाया बाया नहीं होगी। दूसरा क्या है? इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है कंपनी की। एफिशिएंसी, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात कहूं तो एफिशिएंसी का मतलब होता है
रिसोर्सेज जो भी है कंपनी को उनका बेस्ट यूज जो होता है उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। बस इतनी बात समझनी है। क्या अगर इसकी दिक्कत हुई, अगर नहीं फॉलो किया तो फिर क्या होगा? एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो जाता है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रही है इन द एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। और उसके बाद अगर हम करें सिस्टमैटिक वर्किंग, तो सिस्टमैटिक तरीके का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, कैओस। सॉरी, क्या कह रहा हूं? सिस्टमैटिक वर्किंग मतलब है सबको अपना काम पता है, मैं ये करूंगा, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे। अगर आपको नहीं ये चीजें पता है तो क्या होगा? डिसऑर्डर होगा। कभी कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई तीसरा काम कर रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगी कि मेरा काम क्या है, दूसरे का काम क्या है। इस चीज से आप आपस में बता सकते हो अगर आप लोग डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना? साइड हो जा रहा हूं, जल्दी से एक बार इसे रीड आउट कर लो। अब आ जाइए जरा, अगला है हमारा और पेपर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप ध्यान से एक बात समझने की कोशिश करना। एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, इसे स्टूडेंट मान लो, या क्यों यार, मैं डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लेता हूं। एक ना सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट है, नीचे कोई एक बंदा है जो काम कर रहा है, और उसके ऊपर कितने हैं बेटा? मान लेते हैं 2 बॉस है, ये सुपीरियर 1 है और ये सुपीरियर 2 है। दोनों इसको काम देंगे सबऑर्डिनेट को, इसने इसको कोई काम करने के लिए बोला, इसने इसको कोई काम करने के लिए बोला। अब ये जो बेचारा है इसके पास है लिमिटेड टाइम, ये दोनों का काम एक साथ पूरा कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि अगर इसका काम करना है तो इसके काम को छोड़ना पड़ेगा, और अगर इसका काम करना है तो इस वाले बंदे का काम छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे केस में इस सबऑर्डिनेट के लिए कंफ्यूजन की बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कि आफ्टर ऑल मुझे किस सुपीरियर की बात माननी है? ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। तो फिर फयोल इस चीज के बीच में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई सबऑर्डिनेट जो है उसके ऊपर सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, एक सुपीरियर होना चाहिए। क्योंकि अगर एक से ज्यादा सुपीरियर हो गए हैं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी सबऑर्डिनेट के लिए कि दोनों को खुश कर पाना, और किसी एक को खुश करेगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को खुश करेगा तो पहला नाराज हो जाएगा। यही होता है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि कमांड देने वाला सिर्फ एक बंदा होना चाहिए, दैट इज वन सुपीरियर, वन बॉस ओवर वन सबऑर्डिनेट। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस या फिर सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब ये जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट है इसको जवाब किसको देना है? जवाब देने की जिम्मेदारी को हम अकाउंटेबल वर्ड बोलते हैं। शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली, because if he is receiving orders from more than one boss, then he will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first. किसका काम पहले करूं उसको समझ ही नहीं आएगा, इसका करूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, दूसरे का करूंगा तो पहला बुरा मान जाएगा। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट दोनों चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, सबसे पहला, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी भाई सबऑर्डिनेट के माइंड में, उसको पता है कि मेरे ऊपर एक ही बॉस है, उसी की मुझको बात माननी है। ठीक है, नो ईगो क्लैशेस। अगर सुपीरियर 1 की बात मानी तो सुपीरियर 2 जलेगा, मेरी कोई इज्जत नहीं है, इसी की सिर्फ बात मानता है। और अगर यही सुपीरियर 2 का काम पहले कर दिया तो सुपीरियर 1 पहले की तरह बिहेव करेगा। इसे कहते हैं दोनों सुपीरियर्स के बीच में ईगो क्लैश का होना। तो अगर आपकी यूनिटी ऑफ कमांड है तो ईगो क्लैश का सवाल ही नहीं उठता है। फिर उसके बाद इंप्रूव होती है इफेक्टिवनेस इन वर्किंग। भाई कंपनी की जो इफेक्टिवनेस है, काम करने की जो गति है, वो भी बढ़ जाती है। अब आ जाओ जरा, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो कंफ्यूजन का उल्टा क्या? नो कंफ्यूजन का उल्टा हो जाएगा कंफ्यूजन इन माइंड ऑफ एम्प्लॉय। नो ईगो क्लैशेस का क्या हो जाएगा? ईगो क्लैशेस अमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स। प्लीज आप लोग रीड कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो भाई। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग काम करते हैं, और सारे लोगों का, देखो ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है जिसको ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, सबका जो जोर होना चाहिए, सबकी जो गोल फोकस होना चाहिए, वही होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का है। इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मींस वन प्लान, दैट इज एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स। सारे मेंबर्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं मस्ट बी डायरेक्टेड, उनकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। ये नहीं हो सकता कि भाई जो मेरी डायरेक्शन है, मैं कुछ और चीज पाना चाह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग कुछ और चीज पाना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सारे लोग, सारे मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारे एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही होना चाहिए, जो प्लान, जो ऑब्जेक्टिव, जो गोल कंपनी का है उसको अचीव करना है। इफ द प्रिंसिपल इज अप्लाइड, अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा, इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। और सही बात है, कोऑर्डिनेशन, जब सबका मकसद एक ही होगा तो फिर सबको सबका काम पता है,
सबको सबका काम पता है तो आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगी कि मेरे भाई तू ये काम करेगा, मैं ये काम करूंगा, तू वो काम करेगा, मैं वो काम करूंगा। जब आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगी तो भाई डायरेक्शन जो होगी वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगी। ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। बट अगर यही मैं ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट देता हूं, जैसे दो डिपार्टमेंट मान लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, एक है सेल्स डिपार्टमेंट और एक है बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब यहां पर मैंने कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को दो हिस्सों में बांट दिया है। जो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं बेटा, जो सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, अब उन्हें प्रोडक्शन वाले से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इनके सबके एफर्ट्स किस चीज में होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने में, यानी कि इनकी डायरेक्शन ऑफ वर्किंग होनी चाहिए मैक्सिमम सेल्स करना है, तो ये लोग अपने सेल्स को फोकस में रखेंगे। ऑन द अदर हैंड जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनका फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने में। ये हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्लान, जिसमें सारे के सारे लोग लगे पड़े हैं। तो अगर डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक प्लान होगा, अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा, जिसको अचीव करने के लिए उस डिपार्टमेंट के सारे लोग लगे रहेंगे। अब आइए अगला में क्या है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स भाई बड़े अच्छे अच्छे हैं। सबसे पहला है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होगा और सारे एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज गेट्स यूनिफाइड। यूनिफाइड मतलब होता है एक होना, इंटीग्रेट होना टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ओनली। कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे भाई, अगर नहीं होगा यूनिफाइड का उल्टा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां पे आप एक और लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन होगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन का उल्टा कर लो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका अगर नहीं फॉलो किया, वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर अलग अलग डायरेक्शन से काम करोगे तो भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिसोर्स वेस्ट होंगे, आप ढंग से कोई भी काम नहीं पूरा कर पाओगे। अब आइए अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसकी मेरी बात सुनो ध्यान से। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसमें काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एक डायरेक्शन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। ठीक है भाई, एम्प्लॉइज जो होते हैं कंपनी के, उनके भी भाई कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, कुछ अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं जो अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहे हैं। बहुत सही बात है। अब फ्योल एक बात कहते हैं कि जब तक एक एम्प्लॉय का अपना खुद का जो इंटरेस्ट है, अपना खुद का जो इंटरेस्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, अगर वो मेल खाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन भी आगे ग्रो करना चाहती है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहती है, और जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वो भी आगे ग्रो करना चाहता है, अच्छी सैलरी कमाना चाहता है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एम्प्लॉय है जो, उसकी जो इंटेंशन है उस कंपनी में काम करने की, उसके जो गोल है वो अलग है, और जो कंपनी है उसका जो काम करने का गोल है वो अलग है, तो फिर उस केस में एम्प्लॉय जो है, ये जो एम्प्लॉय है, इसे अपने इंटरेस्ट, अपने गोल को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, छोड़ना होगा, और उसे अपने साथ क्या करना होगा, उसे अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के गोल में शामिल करना होगा। यानी कि जब तक, सिंपल सी बात है भाई, जब तक जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, आप मेरे यहां काम करने लगे एम्प्लॉय हो, जो मेरा मकसद है और आपका मकसद है जब तक सेम है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मकसद पे चल सकते हो, मैं अपने मकसद पे चल सकता हूं। बट जैसे ही मेरा मकसद अलग है, आपका मकसद अलग है, तो बेटा आपके मकसद की कोई वैल्यू नहीं है, आपको मेरे मकसद के साथ जुड़ना होगा क्योंकि आप मेरे लिए काम कर रहे हो। तो ये होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है जब जनरल इंटरेस्ट की बात होती है। जनरल इंटरेस्ट मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या, किस चीज के लिए वो काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड, सुपरसीड मतलब हमेशा ऊपर है एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉइज। ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉइज आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव, हर किसी का कुछ ना कुछ मकसद है, एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम टू सेम डायरेक्शन में है जो ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन है उसमें, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप्स
यानी कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, देन जो मैनेजर है उसे हमेशा ट्राई करना चाहिए टू रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब मैनेजर का काम आ जाएगा, जो कंपनी का लीडर है उसका काम आ जाएगा, वो अपने एम्प्लॉय को समझाएगा कि देखो सुनो सुनो मेरी बात, मैं मानता हूं कि तुम्हारे इंटरेस्ट जो है वो अलग है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से, प्लीज कोशिश करो, समझो, तुम्हें ही फायदा होगा, कंपनी को ही फायदा होगा अगर तुम कंपनी के इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाते हो। तो अगर एम्प्लॉय ये बात मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, मैनेजर एकदम सक्सेसफुली अपना काम कर लेगा। बट इन केस मैनेजर ये काम नहीं कर पाता है, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल, देन इंडिविजुअल गोल जो है उसका मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड, उसे त्यागना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। यानी कि जब आप किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है फर्क नहीं पड़ता इस बात से, फर्क इस बात से पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है। जब तक आपका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से मिलता जुलता है, वेरी गुड, आपके काम में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। पर जैसे ही आपका इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से अलग हो जाएगा, आपको अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट, नॉट हिज पर्सनल इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को इग्नोर करना पड़ेगा, आपको मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या है पॉजिटिव इफेक्ट्स, इससे क्या होगा भाई, अचीवमेंट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल का, बहुत बढ़िया। इससे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन होगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल के लिए, कि सही बात है मेरा इंडिविजुअल का जो गोल है वही ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इवन एम्प्लॉइज विल ऑल्सो सफर इन लॉन्ग रन। अगर इसी का उल्टा करें तो कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मतलब कंफ्यूजन, काओस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब अपने हिसाब से कर लेना, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। भाई ये भी बड़ा सही है। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कोई भी काम, कोई भी बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, आपका वर्कर, आपका एम्प्लॉय, आपका मैनेजर, वो सब लोग भाई कुछ बदले में हिस्से में चाहेंगे तभी वो लोग काम करेंगे, बिल्कुल सही बात है। जो बदले में आप देते हो उनको काम करने के, उसको हम कहते हैं रेम्यूनरेशन, जिसे आप आसान भाषा में सैलरी बोल देते हो, सैलरी, वेजेस, बोनस एटसेट्रा। फ्यूल कहते हैं कि जो रेम्यूनरेशन आप दे रहे हो उस पर्सन को, वो जितनी मेहनत कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फेयर होना चाहिए, वो फेयर वेजेस होने चाहिए। ऐसा ना लगे उस एम्प्लॉय को कि भाई मेरे को जितना मिलना चाहिए उससे काफी कम मिल रहा है, तब आपकी कंपनी के लिए दिक्कत की घड़ी चालू हो जाएगी। बट आप अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए ऐसा ही मत कर दो कि आपकी औकात नहीं है उसको उतना पे करने की, पर आप उसको 3 गुनी 4 गुनी सैलरी दे रहे हो जो उसे मिल सकती है उससे ज्यादा। इस केस में भी आप गलत कर रहे हो। तो यहां पे बात हो रही है फेयर वेजेस की, यानी कि जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है पर्सन को वो फेयरली मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली या फिर एडिक्वेटली। एडिक्वेट मतलब जितना जरूरी है उतना दो, ना कम दो और ज्यादा मत दो, बिल्कुल मत दो। टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि वो सुकून से आपके लिए काम करते रहे, वरना वो क्या करेंगे, या तो आपकी कंपनी छोड़ देंगे या फिर दूसरे तरीके ढूंढेंगे पैसे कमाने के, जो आपकी कंपनी को लॉन्ग रन में ज्यादा नुकसान करेगा। ठीक है, द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरीज विच वुड गिव एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि भाई अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अपनी बीवी को मतलब अच्छे कपड़े दिला सके, खाना पीना कर सके, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो जी सके, इतनी वेजेस तो आपको देनी ही चाहिए। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन दी पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी के पे करने की जो कैपेसिटी है उसके अंदर होना चाहिए। औकात से बाहर जाके अगर कंपनी पे करेगी तो वो अपने साथ विश्वासघात कर रही है। फायदे क्या होंगे इसके, एम्प्लॉयज इससे मोटिवेट होते हैं और डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इंप्रूव्स। अब कंपनी एम्प्लॉय को जब ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो भाई वो ज्यादा डिवोशन, ज्यादा इज्जत के साथ कंपनी के लिए क्या करेगा, काम करना चालू कर देगा। नहीं होगा तो क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन एंड डिमोटिवेशन, या इसको ना इससे रोको, डिससेटिस्फेक्शन या फिर डिमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और दूसरा क्या है, इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज। टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं, आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कि एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में टिक के काम नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि आपको रोज 10 एम्प्लॉयज छोड़ रहे हैं, 10 एम्प्लॉयज नए आ रहे हैं। ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है, ये बहुत बुरा संकेत होता है कि कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो बायजूस, अगर आप जानते हो बायजूस की जो सेल्स की टीम है उसमें ये चीज बहुत पाई जाती है। एक उनका बीडीए करके, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट करके एक पोस्ट होती है जिसमें सेल्स का काम करना होता है। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है उसके अंदर,
इसलिए वो 4 दिन 5 दिन या 4 महीना 5 महीना काम करते हैं, छोड़ के जाते हैं, नए लोग आते हैं। इससे कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है, कंपनी की फंक्शनिंग खराब होती है। ठीक है ना। आइए अगला है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अथॉरिटी, कि कोई भी डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी या पावर है वो टॉप पे बैठे हुए कुछ लोगों के हाथ में ही है, नीचे वाले लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं है। इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होती है कि पावर सिर्फ टॉप के लोगों के हाथ में नहीं है, पावर अलग अलग लेवल पे डिवाइड हो रखी है, सबको पावर मिली हुई है थोड़ी थोड़ी अपने नीचे के लोगों को काम करवाने के लिए। तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू concentration of authority या फिर पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। ऑन द अदर हैंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? इवनली, यानी कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल क्या कहते हैं? अ कंपनी मस्ट नॉट कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, ना ही कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। आप कभी भी व्हाइट और ब्लैक में नहीं जीते हो, आप हमेशा ग्रे एरिया में जीते हो। तो ना तो आपको कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ना ही आपको कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। आपको दोनों का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, यानी कि दोनों का एक मिक्सचर होना चाहिए। बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साइज के साथ साथ आप नेचर भी लिख सकते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, जहां पे कितने लोग 4 5 6 लोग काम करते हैं, एक राशन की दुकान है जैसे जहां पे छोटू काम करते हैं, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन चल जाएगा, क्योंकि आप पूरी पावर अपने अपने हाथ में रखोगे तो आप कंट्रोल कर सकते हो पूरी की पूरी दुकान को। बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़े साइज की है, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी है जिसमें जेफ बेजोस जो है, इंडिया में अमेजोन चल रही है बट वो इंडिया में आई ही मुश्किल से 2-3 बार है, तो बेटा इस केस में अगर आप ये सोच रहे हो कि सेंट्रलाइजेशन करके आप कंपनी को कंट्रोल कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो a small organization can be well organized and managed with centralized technique, but in large organization there is need for decentralization. Secondly, if employees are efficient and competent, जो employees जो काम कर रहे हैं अगर वो efficient है और competent है, यानी कि अगर आप अपने employees पे भरोसा कर सकते हो तो आप decentralization भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Then they can be trusted by having decentralization. बट अगर आपको पता है कि जो एम्प्लॉय है ये या तो लालची है या ये बुद्धू है, काम कर ही नहीं सकता है, तो भगवान की कृपा है आप पे कि आप भाई सेंट्रलाइजेशन ही करो। डिसेंट्रलाइजेशन करके आप अपनी कंपनी के बंद करने के वेट कर रहे हो। ठीक है ना। यहां पे सिर्फ ये बात लिखी गई है, मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार इसको फटाफट से रीड कर लो आप। क्या पॉजिटिव्स हैं भाई? बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आप मिक्सचर तैयार कर रहे हो यहां पे, और फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाएगी ऑपरेशनल लेवल पे। जो आपका थर्ड लेवल होता है ऑपरेशनल, वहां पे जल्दी जल्दी डिसीजन होगा, एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप मैनेज लेवल। और जहां पे टॉप मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है वो कंट्रोल भी कर सकती है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। नहीं हुआ तो अगर देखो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन। अगर आप कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो तो कोई भी अगर डिसीजन लेना हुआ बड़ी कंपनी के अंदर, तो भाई सबसे टॉप पे बैठे हुए बंदे की अथॉरिटी का वेट करना पड़ेगा, उसके डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा डिसीजन के अंदर। दूसरा, अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, जो नीचे लोग बैठे हुए हैं जिनको पावर नहीं मिलनी चाहिए थी, जिनको अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए थी, पर फिर भी उनको अथॉरिटी मिल गई है, वो इसका मिसयूज कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का बेटा एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, जैसे ए बी सी डी ई और यहां पे एफ जी एच आई। भाई ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि कौन बॉस है, कौन उसका सबऑर्डिनेट है। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर ए को कोई ऑर्डर देना है, ए को कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है ई को, तो वो डायरेक्टली नहीं करेगा ए को इंफॉर्मेशन पास, ए बी को करेगा, बी सी को करेगा, सी डी को करेगा, डी ई को करेगा। इस ऑर्डर में क्या होगी, ए से लेके ई तक इंफॉर्मेशन जाएगी। सिमिलरली अगर ई को इंफॉर्मेशन देनी है आई को, तो ई डी को देगा, डी सी को देगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा, फिर ए एफ को देगा, एफ जी को देगा, एंड सो ऑन। ये होती है स्केलर चेन, यानी कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन पास होनी है तो भाई वो सारे के सारे जो बीच में लेयर्स हैं उसके थ्रू पास होनी चाहिए, बीच में कोई भी लेयर स्किप नहीं होनी चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी
और चेन ऑफ सुपीरियर, इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी या फिर चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। फ्योल इंसिस्ट कहते हैं कि दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, की ऑफ दिस चेन मतलब ए बी सी डी ई सबसे पास होना चाहिए। एंड नो स्किपिंग ऑफ एनी वन शुड बी अलाउड, कोई भी स्किपिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। बट जब स्केलर चेन आता है तो इसके बीच में स्केलर चेन का एक काउंटर चीज आ जाती है। मान लेते हैं कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत अर्जेंटली, बहुत शॉर्ट नोटिस में पहुंचनी है, कहां से, डी को एक इंफॉर्मेशन देनी है, किसको, एच को। मान लेते हैं कि एच को कोई मारने के लिए आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एग्जांपल ले रहा हूं, एच को कोई मारने के लिए आ रहा है, डी को ये बात एच को बतानी है और डी को ये बात पता चल गई है, तो अब डी क्या करेगा, सी को, बी को, ए को इस चक्कर में अगर पढ़ा तो भाई एच तक पहुंचते पहुंचते एच तो खत्म हो चुका होगा। इसके लिए जरूरी क्या है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए डी और एच के बीच में। तो अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो डी एच को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है और उस फैसिलिटी को हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक। बट समटाइम्स फॉलोइंग स्केलर चेन बिकम्स अ लॉन्ग एंड इफ सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैज टू बी पास्ड इट गेट्स डिलेड। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, सिर्फ इमरजेंसी के केस में और अर्जेंट इंफॉर्मेशन के केस में फ्योल ने परमिशन दी है कि ठीक है एक शॉर्टकट है जिसे तुम फॉलो कर सकते हो, जिसको गैंग प्लैंक कह सकते हैं। गैंग प्लैंक एक तरीके से क्या है, एंटी स्केलर चेन है, यानी कि स्केलर चेन जिसमें फॉलो नहीं होती है उसे गैंग प्लैंक बोलते हैं, ठीक है ना। गैंग प्लैंक परमिट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। बट इसको आदत नहीं बनाना है, सिर्फ इमरजेंसी के केसेस में ये चीज पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगी। फिर इसके पॉजिटिव्स क्या है, इससे भाई जो इंफॉर्मेशन है स्केलर चेन से बड़ी ही सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। नो कम्युनिकेशन गैप, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबको सारी बातें पता होती हैं। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, एक कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। और दूसरा, नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस रिलेशनशिप का कोई भी भाई मायना नहीं बचता, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती हम लोगों को। अब आइए हम अगले पे चलते हैं, टेंथ पे। टेंथ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे अगर आप बात करो अपने स्कूल की, तो आपको पता है ना स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल मैम है, ये देखो प्रिंसिपल मैम का एक ऑफिस है, प्रिंसिपल मैम का एक ऑफिस है, वाइस प्रिंसिपल मैम का एक ऑफिस है, या सर भी हो सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री वाली टीचर का कुछ होगा, अकाउंट्स वाली टीचर का एक ऑफिस होगा, सबका एक ऑफिस होता है। सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी एक अपनी जगह है। और इस जगह का एक फायदा होता है, जो भी मैन और मटेरियल, दो वर्ड यूज किए जाते हैं, मैन और मटेरियल। जैसे आदमी है, अगर प्रिंसिपल मैम को ढूंढना है किसी भी वाइस प्रिंसिपल को, तो फिर क्या होगा, वो जाएंगे सीधे इनके ऑफिस के अंदर और वहां पर प्रिंसिपल मैम मिल जाएंगी। इस चीज से फायदा क्या होगा कि कोई भी अगर डिसीजन लेना हुआ, वो डिसीजन में टाइम नहीं वेस्ट होगा। टाइम नहीं वेस्ट होगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव होगी। बट अगर यही हो कि प्रिंसिपल मैम की कोई फिक्स जगह ही नहीं है, कभी इधर बैठती है कभी उधर बैठती है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोई भी डिसीजन लेना हुआ, कोई भी काम करना हुआ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डिले होता जाएगा टाइम टू टाइम, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिमिलरली मटेरियल की बात की जाए, मैन यानी कि जो वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, आदमी, औरत जो भी है, इनके बारे में बात हो रही है। और मटेरियल मतलब हुआ वस्तु। जैसे स्पोर्ट्स रूम होता है, आपके स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स रूम होगा, तो जितना स्पोर्ट्स का सामान होगा सारा का सारा यहां पे होगा। इससे फायदा क्या होगा कि किसी को भी स्पोर्ट्स का सामान ढूंढना होगा, यहां पे चला जाएगा, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फेयोल कहते हैं कि हर चीज एक ऑर्डर में होनी चाहिए, एक तमीज रखी हुई होनी चाहिए, उसकी एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। इससे ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली काम करती है। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड। ऑर्डर कमांड का मतलब नहीं है, ऑर्डर ऑर्डर ये नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट, एकदम ऑर्डर, सहूलियत से, मतलब क्या कहते हैं इसे, अरे सहूर, सहूर के साथ अरेंजमेंट होना चाहिए मैन एंड मटेरियल का। मैन यानी कि आदमियों का, आदमी यानी कि आदमी औरत दोनों इंक्लूड है, मटेरियल यानी कि वस्तुओं का। दैट इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फेयोल इंसिस्ट करते हैं देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस टू कीप every material and things used in the organization and fixed place or seat or cabin for every employee of the organization so that no time and energy is wasted in search of any material or any person। बात हो गई खत्म। आगे आइए,
इसका फायदा क्या है? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। इससे स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग होगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। नहीं फॉलो करेंगे तो वेस्टेज होगी। और दूसरा क्या हो जाएगा? एबल नहीं होंगे हम कांटेक्ट करने के लिए पीपल एट द राइट टाइम। सही टाइम पे हम प्रिंसिपल मैम से मिल नहीं पाएंगे तो भाई शायद हमारा कोई काम छूट जाएगा। देन आइए 11th इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? ध्यान से मेरी बात समझो। इक्विटी और इक्वालिटी को दोनों को सेम करने की कोशिश मत करना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। इक्विटी अलग होती है, इक्वालिटी अलग होती है। क्या होता है इसका मतलब? ध्यान से समझो। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सब बराबर है, सब बराबर है। यानी कि अगर मेरे पास इतने पैसे हैं, इसके पास भी इतने पैसे हैं, मेरे पास इतना बड़ा घर है तो इसके पास भी इतना बड़ा घर है। ये होती है इक्वालिटी। एक वर्ड होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब इक्वालिटी नहीं होता। इक्विटी मतलब है जिसको जितना मिलना चाहिए उसको उतना मिल रहा है। भाई अगर एक बात बताओ, कॉलेज एडमिशन की मैं बात करूं, एक बच्चा है जिसने ज्यादा मेहनत करी है और उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज मिलना चाहिए, वो उसको मिल रहा है। और एक बच्चा है जिसने मेहनत नहीं करी है, वो सिर्फ पॉइंट पे पास हुआ है, अगर उसको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज मिलेगा तो गलत हो जाएगा पहले वाले बच्चे के साथ या नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो जिसकी जो जगह है, जिसकी मेहनत, जिसकी रिसोर्सेस के बेसिस पे जिसकी जो पोजीशन बनती है वो उसको मिल रही है, हम उसे कहते हैं इक्विटी। तो हम लोग इक्वालिटी को नहीं फॉलो करेंगे, हम इक्विटी को फॉलो करेंगे। सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसका जो बनता है वो हक उसको मिलना चाहिए। इक्विटी रेफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। ये तीन वर्ड याद रखना, काइंड, फेयर ट्रीटमेंट एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। भाई अगर उन्हें लगेगा कि हमको जस्टिस मिल रहा है, जो मेहनत हम कर रहे हैं हमको उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, हमको उसका पैसा मिल रहा है, वो काम करेंगे, फुल डिवोशन के साथ काम करेंगे। और उनके साथ काइंडनेस, इज्जत के साथ बात करनी बहुत जरूरी है। आप दुत्कारो मत उनको, ठीक है ना? इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी, बिल्कुल नहीं। एक पीएन की और एक सीईओ की सैलरी बराबर नहीं हो सकती है, सैलरी टू अ पीएन एंड सुपरवाइजर। बट इक्विटी मींस एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स। अब यहां पे इक्विटी का एक दूसरा मायना क्या है? सेम डिसिप्लिनरी रूल्स। यानी कि अगर मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेट आने की जो सजा पीएन को मिल रही है, लेट आने की सेम सजा सीईओ की भी मिलनी चाहिए। यानी कि जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं वो सेम टू सेम होने चाहिए सारे लेवल के लिए। ये नहीं कि अगर आप बड़े लेवल पे हो तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट छोटे लेवल पे हो तो आपको बिल्कुल खाल उतार देंगे। ये काम नहीं होना चाहिए। लीव रूल्स, छुट्टियों को लेकर जो रूल्स है सेम वे में होने चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी ग्रेड पे काम कर रहे हो, कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हो, या मेल हो या फीमेल हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इक्विटी मींस नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन या फिर लैंग्वेज या फिर कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी। आप किस देश के हो, किस धर्म के हो, किस जाति के हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? पॉजिटिव्स क्या हैं? एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो जाएंगे, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को और उनका मोरल बूस्ट होता है। उल्टा क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फैक्शन, अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ये पॉइंट आप पढ़ लेना, बड़े ऑब्वियस से हैं। अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक एम्प्लॉय, इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा, एक एम्प्लॉय, एक पर्सनल, अगर उसको ये पता हो कि भाई मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है, उसके मन में एक इनसिक्योरिटी है कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड बड़ा खराब है, इसका जब मन करता है किसी भी एम्प्लॉय को निकाल देती है, तो भाई उस केस में वो जो एम्प्लॉय है क्या वो सुकून से अच्छे तरीके से काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जब मन में इनसिक्योरिटी होती है कि पता नहीं यार कब तक, पता नहीं यार कब तक ये मेरे साथ कंपनी चलेगी, तो उस केस में वो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकता। कई लोगों का ये भी हो सकता है कहना कि भाई अगर उसको इनसिक्योरिटी रहेगी तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, बट ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी, उसको ये बोलना कि मेहनत नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे, ये ठीक है, बट उसको पता ही नहीं है कि कब तक मैं यहां पे काम कर रहा हूं, कितना मेरा टेन्योर है, कितने टाइम के लिए काम कर रहा हूं, उस केस में वो ढंग से काम नहीं कर सकता है। तो भाई आपको स्टेबिलिटी देनी अपने एम्प्लॉय को बहुत जरूरी है, आपको बताना बहुत जरूरी है उसको कि भाई तू ठीक से काम कर, लहजे से काम कर और ईमानदारी से काम कर, तो तेरी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली है। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। ना तो आप हर बात पे टर्मिनेट कर रहे हो, निकाल रहे हो, ना ही एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग बहुत देनी जरूरी है एम्प्लॉइज को, बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब एम्प्लॉइज कैन नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट, ठीक है ना? और फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज,
फ्रीक्वेंट टर्नओवर मतलब निकालना लाना, ये बहुत गलत होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड सच डिसीजन मस्ट बी टेकन व्हेन दे आर ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल, और ये डिसीजन तभी लेना चाहिए टर्मिनेशन का या फिर आप कहो ट्रांसफर का, सिर्फ तब लेना चाहिए जब कोई और ऑप्शन हो ही ना। एम्प्लॉय ने अगर आपके नाक में दम कर रखा है, सिर्फ तभी आप ये डिसीजन लो। पॉजिटिव फैक्ट क्या है, इससे एफिशिएंसी ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होगी, बंदा खुश रहेगा, सेफ महसूस करेगा तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, टाइम एंड रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं होगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, नई जॉब को याद करने में उस बंदे को क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो सकता है, रिसोर्स वेस्टेज हो सकते हैं, और भाई इसकी फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन ऑफ जॉब की वजह से एम्प्लॉय बहुत परेशान रहेगा, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। देन आइए अगला है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। इनिशिएटिव का मतलब देखो, मेरे को अपने क्लासरूम टाइम से याद आता है, जब भी मान लेते हैं क्लास में कोई टीचर कुछ पूछा करता था, ठीक है ना, कोई भी टीचर कुछ पूछा करता था कि बताओ बेटा इसका आंसर क्या है, और बीच में से जब मैं हाथ खड़ा करके उसका आंसर दे लेता था, बहुत एवरेज स्टूडेंट था मैं, और जब मैं उस चीज का आंसर दे लेता था तो टीचर जब मेरी ना तारीफ करती थी, सिर्फ मेरा आंसर सुनती थी और बच्चे ध्यान से सुन के रिस्पेक्ट करते थे, तो बड़ा अच्छा फील होता था। ये होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है आगे से बढ़कर आप इन्वॉल्व हो रहे हो और सामने वाला उसकी इज्जत कर रहा है, इसे कहते हैं इनिशिएटिव। एम्प्लॉय है अगर कोई, भाई कोई भी एम्प्लॉय के पास अगर कोई चीज है बताने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, अगर उसकी बात को सुना जाए और आने वाले लिए हुए डिसीजन के अंदर उसकी बात को वैल्यू देकर कोई डिसीजन में चेंज किया जाए, इससे एम्प्लॉय का मोरल, उसकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा बूस्ट होती है, ठीक है ना। इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। फेयोल क्या कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए भाई कि वो कोई इनिशिएटिव ले इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान, कि कोई भी प्लान बनाने में या क्या कहते हैं एग्जीक्यूट करने में उसको इनिशिएटिव लेने दो कि भाई तू कर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तू बता क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। अगर मेरी टीचर ने मुझे अपॉर्चुनिटी ना दी होती सवाल का जवाब देने की, तो मैं मोटिवेटेड कहां से फील करता। बात समझ आ रही है, ये देना बहुत जरूरी है, ये बहुत सेटिस्फेक्शन देता है भाई किसको, किसी भी एम्प्लॉय को। सो मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज बिफोर फ्रेमिंग द प्लान। जब भी कंपनी अपने कंपनी के अंदर कोई प्लान बनाना चाह रही है, उस प्लान को फ्रेम करने से पहले एम्प्लॉयज से जरूर पूछो, इससे उन्हें लगता है कि हमें इज्जत मिल रही है, हमें इस कंपनी का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, और इसलिए वो कंपनी के लिए जी और जान से काम करने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। फिर अगला इसका क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। ये डेवलप करता है फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉयज। भाई बिलोंगिंगनेस, आप मतलब भाईचारे की फीलिंग उनके अंदर आ जाती है। एम्प्लॉय अचीव करते हैं टारगेट ऑन टाइम इफ दे आर सेटअप विद देयर कंसल्टेशन। अगर उनसे पूछकर अगर आप वो चीज सेटअप कर रहे हो, प्लान सेटअप कर रहे हो, तो भाई उनको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी और अच्छे से काम करेंगे। कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, बिल्कुल इसको ऑपोजिट कर लेना, मैं आगे चल रहा हूं उसके बाद, ठीक है। एस्पिरिट डे कॉर्प्स, भाई ये आ सकता है पेपर के अंदर डायरेक्टली, नाम सुनने में बड़ा लगता है कि यार एक कैसा इटालियन लैटिन वर्ड लगता है, एस्पिरिट डे कॉर्प्स, है ना। इसका मतलब समझो, मैनेजमेंट मस्ट एनकरेज, मैनेजमेंट को एनकरेज करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट। तो एस्पिरिट का मतलब क्या है, टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी। कॉर्प्स मतलब है एक तरीके से कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है कि किसी भी कॉर्पोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टीम है उसको स्पिरिट, टीम स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए, यूनिटी के साथ काम करना चाहिए, हार्मनी, हार्मनी मतलब एक दूसरे के लिए एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, यूनिटी मतलब एकता होनी चाहिए, और टीम स्पिरिट का मतलब होता है कि भाई आप अपना पहला इंटरेस्ट मत देखो, टीम के लिए काम करने की कोशिश करो, इसे कहते हैं टीम स्पिरिट। यानी कि विराट कोहली जब 99 पे खेल रहे हैं और इंडिया को जीतने के लिए लेट सपोज 2 बॉल में 8 रन चाहिए, तो भाई विराट कोहली को 1 रन बनाने की नहीं सोचनी है उस टाइम पे, विराट कोहली को 1 छक्का या 2 चौके मारने जरूरी है, क्योंकि नहीं मारेंगे तो टीम हार जाएगी, पर शायद विराट कोहली की सेंचुरी हो जाए। तो आपको पहले टीम के बारे में सोचना है, ना कि अपने बारे में, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, आपस में और जो एम्प्लॉइज है वो कोऑपरेट करेंगे, और मैनेजर शुड रिप्लेस, आई वर्ड को रिप्लेस कर दो वी से, मैं मत करो, हम करो, तो अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, राइज होगा म्यूचुअल ट्रस्ट का एंड बिलोंगिंगनेस का अमंग टीम मेंबर्स, इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज। इससे पेनल्टी की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी बंदा गलत तरीके से काम करेगा ही नहीं कि आपको पेनल्टी देनी पड़े। इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या है कि इससे डेवलप होता है टीम स्पिरिट और अचीवमेंट होता है, जो भी ग्रुप का गोल है उसका अचीवमेंट होगा, और अगर नहीं करेंगे तो टीम का गोल जो है वो अचीव नहीं होगा, और जो स्पिरिट है वो नहीं रहेगी, नो टीम स्पिरिट। यहां से हमारे क्या हो जाते हैं,
14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज डेवलप्ड बाय फ्योल खत्म हो जाते हैं।